Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत रेडियो उड़ान के इस खास प्रोग्राम वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट कंपटीशन जो आप सुन रहे हैं आज शुक्रवार के दिन, और कल भी ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाएगा और परसों होगा इसी शो का लाइव वेबकास्ट इस प्रोग्राम को किया जाएगा जिसमें अनाउंस किया जाएगा आपके लिए रिजल्ट। तो लॉकडाउन पीरियड में कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान आप सुन रहे हैं ये डिबेट कंपटीशन वाद विवाद प्रतियोगिता जिसमें लगभग 40 टीमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है, अपनी सहभागिता दिखाई है। और बिना देर किए बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम की ओर और सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने निर्णायक मंडल के सदस्यों का। और निर्णायक मंडल के सदस्यों की यही एक महानता होती है कि जब हम, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि जब हम किसी भी एक कार्यक्रम में रम जाते हैं तो हमें उसकी प्रतीक्षा तो रहती ही है। वर्मा साहब। धन्यवाद पुनीत। एक बार फिर से श्रोताओं के बीच में मैं उपस्थित हूँ निर्णायक मंडल की भूमिका में, और बहुत से लोग अप्रसन्न होंगे, कुछ प्रसन्न होंगे। इन सब के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि जो वास्तव में प्रतिभाशाली है उसके साथ न्याय हो। दानिश जी। थैंक यू सो मच पुनीत, बहुत मजा आ रहा है और बिल्कुल राणा साहब ने सही कहा कि प्रोग्राम का इंतजार रहता है, और सुभाष जी ने बिल्कुल सही कहा कि संतुलन बनाने की, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें दोनों तरफ से 3 ही विनर्स लेने हैं, तो हमें माफ़ करना। अगले तैयारी कीजिए अगले प्रोग्राम्स के लिए, आगे हम फिर आएंगे और डिबेट्स लेके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरी ओर से। अच्छा, इससे पहले कार्यक्रम को आरंभ करें, प्रस्तुतियां हम सुनवाना शुरू करें, आप तीनों से मैं जानना चाहूंगा, कोई भी जवाब दे दे कि अब तक जितनी ये प्रतियोगिता हो चुकी है, जितनी प्रस्तुतियां चलाई जा चुकी हैं, आपको क्या लगता है इस प्रतियोगिता के स्तर के बारे में? निस्संदेह पुनीत, जो स्तर है डिबेट का वो संतोषजनक है। कुछ बहुत ही अच्छे प्रतिभागी हैं और कुछ का मुझे लगता है शायद वो पहली बार इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, तो उन्हें एक सुधार की गुंजाइश है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें प्रतिभा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अनजाने रास्ते पर हम जब चलते हैं तो समस्याएं बहुत होती हैं, और जब रास्ता जाना पहचाना हो जाता है तो बहुत आसान लगने लगता है। तो शायद ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के कई प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता है काफी समय से वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं, और सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि उस अनजान रास्ते की पहचान कराने का काम इस बार रेडियो उड़ान कर रहा है, और रेडियो उड़ान की टीम को और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाओं के साथ प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। इस प्रतियोगिता में आइए, सबसे पहला दल और सबसे पहली प्रस्तुति। विषय दोहरा रहा हूं, विषय कोरोना वायरस, चीन देश की साजिश। कोरोना वायरस इज कंस्पिरेसी ऑफ चाइना विषय के पक्ष में, फेवर में अपने विचार रखने सबसे पहले आ रहे हैं ऋतुराज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतुराज है और मैं इस विषय के पक्ष में हूं कि कोरोना वायरस चीन देश की साजिश है। चीन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं और अपने वक्तव्य के माध्यम से इसे पुष्ट भी करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हमें कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के शुरुआत की कहानी समझनी होगी, और तभी परत दर परत चीज़ें हमारे सामने खुलेंगी। इस भयावह और वास्तविक कहानी की शुरुआत होती है तब जब लगभग 1 साल पहले चीन में निमोनिया के कुछ मरीज सामने आए थे। तब डॉक्टर्स ने उन मरीजों के डीएनए में एक विशेष प्रकार का लक्षण पाया था जो कि निमोनिया के आम मरीजों में नहीं पाया जाता है। फिर उन्होंने उसी वक्त यह शंका जाहिर की कि दुनिया में फिर से सार्स जैसी या उससे भी खतरनाक संक्रमण की बीमारी फैलने वाली है। मगर सावधानी बरतने की बजाय चीन की सरकार ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। फिर दूसरी बार 10 जनवरी को 8 डॉक्टर्स की एक टीम ने सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ये खुलासा किया कि कोई महामारी फैल रही है, और फिर से चीन की सरकार ने इस दावे को खोखला बताकर इन सभी खबरों को इंटरनेट से हटा दिया ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच न जाए, और उल्टे चेतावनी भी दिया कि इस तरह के अफवाह न फैलाए जाएं। इसके बाद ये महामारी हर दिन फैलती रही, और फिर आता है 18 जनवरी यानी कि वुहान न्यू ईयर सेलिब्रेशन का दिन। सरकार को यह पता होता है कि इस मौके पर वुहान में लाखों लोग शरीक होने जा रहे हैं।
मगर फिर भी सरकार उन पर कोई रोक नहीं लगाती है और नतीजा वही आया जिसका कि डर था। रातों रात ये बीमारी फैलकर महामारी की संज्ञा धारण कर चुकी थी। अब इसके बाद क्या होता है वह भी ध्यान देने योग्य है। वैश्विक पटल पर इसका पता चल जाने पर भी चीन की सरकार ने इस महामारी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई, जैसे कि यह बीमारी इंसानों से इंसानों में फैलती है, मौत के सही आंकड़े क्या हैं और भी तमाम चीज़ें। और सही एवं पूर्ण जानकारी के अभाव में कोई भी देश अपने आप को इससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाया। अब जरा इन सभी बातों को एक बार फिर से एक साथ देखा जाए। 1 साल पहले निमोनिया के मरीजों के डीएनए वाली बात को छुपाना, 10 जनवरी को डॉक्टर्स द्वारा किए गए खुलासे को इंटरनेट से हटाकर खुद सावधानी नहीं बरतना, 18 जनवरी को वुहान न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर प्रतिबंध नहीं लगाना, उसी वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी सूचना न देना, वैश्विक पटल पर तमाम जरूरी जानकारियों को छिपाना। एक सवाल उठता है कि क्या चीन जैसा विकसित देश एक साथ इतनी भूलें कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह चीन की भूल नहीं अपितु एक साजिश है। आपके और हमारे मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि अगर यह चीन की साजिश है तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक इसका खुलासा क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब है कि WHO इस वक्त वही कर रहा है जो चीन की सरकार उससे करवाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में टॉर्बेडो जो कि WHO के DG हैं, वो चीन के वोट से ही WHO के मुखिया बने हैं, तो भला वो चीन के एहसानों को कैसे भूल जाएंगे? अब जरा एक और पहलू पर नज़र डालते हैं। अब तक ये बीमारी वुहान से हजारों मील दूर तक के देशों तक भी पहुंच चुकी है और वहां विनाश की लीला दिखा रही है। मगर वुहान से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है और शंघाई जो कि चीन का इकोनॉमिक कैपिटल है, इन दोनों शहरों पर कोरोना ने अब तक अपना कहर नहीं बर पाया है। वैसे इन दोनों शहरों की आबादी तो करोड़ों में है, फिर भी यहाँ से अब तक मात्र 10-20 मौतों की खबरें आई हैं। क्या यह कोई साजिश नहीं लग रही? पूरे विश्व में हर रोज हजारों हजार की संख्या में लोग मर रहे हैं और चीन जो कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, वहां से मात्र और मात्र 3000 मौतें। आश्चर्य होता है। आश्चर्य तो इस बात पर भी होता है कि जब अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन जैसे बड़े एवं विकसित देश इस महामारी से कराह रहे हैं, वहीं चीन अपने बाजार को फिर से खोल रहा है। शहरों पर लगी पाबंदियों को हटाया जा रहा है। अब इस साजिश के अंतिम पहलू को समझा जाए। अभी तक विश्व का नंबर 1 देश है अमेरिका, चीन है नंबर 2 पर, यानी कि चीन की सीधी टक्कर अगर किसी देश से है तो वो है अमेरिका, और इस बीमारी की वजह से ही सही। मगर आज अमेरिका में सारे मेडिकल इक्विपमेंट के रॉ मटेरियल्स चीन से ही मंगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही समूचे विश्व को भी मेडिकल के मामले में चीन ने अपने ऊपर निर्भर कर रखा है और इस तरह वो अमेरिका को भी मात देकर दुनिया का नंबर 1 देश बनने की मंशा को पूरा कर रहा है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमें यह कहना पड़ रहा है कि कोरोना वायरस चीन देश की एक सोची और समझी हुई साजिश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया ऋतुराज, बहुत तारतम्यता के साथ और बड़ी ही सजगता के साथ आपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। कम से कम मुझे तो आपका वक्तव्य सुनकर बेहद खुशी हुई। निर्णायक मंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा जानने के लिए बढ़ता हूं निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर। सबसे पहले इस बार दानिश जी। ऋतुराज जी, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन, कंटेंट बहुत लाजवाब, बहुत मजा आया आपको सुन के। स और श की हल्की सी दिक्कत है और एक जगह आपका सेंटेंस गलत हुआ है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है जब हम फ्लो में बोलते हैं, लेकिन उसको दुरुस्त करना, उसको बताना हमारा एक फर्ज है, तो वही करते हैं। एक जगह आपने बोला है चेतावनी दिया था, तो चेतावनी दी थी, ये सही वाक्य है मेरे हिसाब से। चेतावनी दिया था गलत है, लेकिन आप फ्लो में बोले, कंटेंट लाजवाब, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, विदाउट एनी डाउट यू आर इन। राणा साहब। पुनीत, दानिश ने बहुत कुछ कहा है और मेरा भी ऋतुराज के वक्तव्यों को लेकर जो संशय है वो इन्हीं बातों को लेके है कि सा, शा, इनमें थोड़ी बहुत गलती है, नहीं तो ओवरऑल उन्होंने बहुत शानदार कहा है। और मुझे लगता है कि इसमें जो पक्ष में अभी तक के जितने भी वक्तव्य आए हैं, एक शानदार वक्तव्य उनका रहा है। कुछ चुनिंदा वक्तव्यों के साथ गिने जो जाने योग्य ये वक्तव्य है। और ऋतुराज, आप आगे के लिए कंसिडर किए जाते हैं मेरी तरफ से। वर्मा साहब। पुनीत, जो मैंने ऋतुराज में पाया, उनकी प्रस्तुति का जो आरंभ है उसमें मुझे बहुत आकर्षित किया। बाकी कमियां तो दानिश ने बता ही दी हैं, शाह और सा की।
और भाषा भी अच्छी संतुलित लग रही थी मुझे। फिर भी मुझे लगता है कि इनको सुधार की बहुत आवश्यकता है, खासकर उच्चारण से संबंधित, और मुझे लगता है इस पर ये प्रयास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ, और अभी रेस में बने हुए हैं ये मेरे अनुसार। तो यू आर इन जेंटलमैन, माय बेस्ट विशेस आर देयर फॉर यू। थैंक्स। चलिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्षेत्रीयता का प्रभाव आपके वक्तव्य पर देखने को मिला, ऐसा निर्णायक मंडल के सदस्यों का मानना है भाषा के रूप में। तो अब आपके साथी को अगली प्रस्तुति के लिए बुलाते हैं। इसी दल के आपके साथी हैं गायत्री, जो विषय के विपक्ष में अगेंस्ट द मोशन अपने विचार रखने आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं दिए गए विषय कोरोना वायरस चीन देश की साजिश के पुरजोर विपक्ष में अपने तर्कों के साथ उपस्थित हूँ। कोरोना वायरस यानी एक ऐसा जीवाणु जिसने 3 महीने की समयावधि के भीतर विश्व के तमाम विकसित एवं विकासशील देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को धता बताते हुए लगभग 20 लाख लोगों को संक्रमित किया है तथा मौजूदा आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। कोरोना वायरस दरअसल जीवाणुओं का समूह है जो कि सीधे तौर पर श्वसन तंत्र पर आक्रमण करते हैं और किसी टीके की अनुपलब्धता के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोरोना वायरस के नाम के पीछे दरअसल इसकी क्राउन जैसी संरचना का होना है। इस वायरस का उद्भव जानवरों एवं पक्षियों में होता है तथा किसी मध्यवर्ती जीव की सहायता से यह मनुष्य तक पहुंचता है और अंततः संक्रमित व्यक्ति स्वयं मानव जीवाणु में तब्दील हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि कोरोना वायरस कोई नवीन जीवाणु नहीं है, अपितु 1965 में पहली बार सर्दी व बुखार से पीड़ित व्यक्ति में इस तरह के B814 जीवाणु की पुष्टि हुई थी। 1969 में भी इस समूह के अन्य विशिष्टतम रूप भी सामने आए और अगली कड़ी में 2003 में फैला सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम यानी SARS भी इसी समूह का जीवाणु था जो कि जानवरों से उपजा था। इसने भी 29 देशों को प्रभावित किया था। इस तरह कोविड-19 द्वारा वैश्विक स्तर पर इतनी भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु का होना और संक्रमित होना कोई नवीन घटना नहीं है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इतने व्यापक स्वरूप में फैलने के पीछे वैश्वीकरण का दौर है, जिसके कारण विश्व के अलग अलग देश एक दूसरे के अधिक नजदीक आ गए हैं। इसमें एक चीज जो समझने लायक है वह यह है कि चीन और भारत दोनों ने कोरोना वायरस को गंभीरता से लिया है और लॉकडाउन लगाकर इसके फैलने में कमी लाई है। वहीं यूरोप व अमेरिका की प्रशासनिक चूक के कारण यह वायरस उन देशों में बड़े पैमाने पर फैला है। इसलिए इसके पीछे चीन की साजिश को बताना दरअसल गलत होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से पक्ष बार बार वुहान को इस जीवाणु का उद्गम स्थल बता रहा है, वहीं प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार कोविड-19 का पहला मरीज 2016 में ग्रीस से था। दूसरी बात, पक्ष बार बार जानकारी छुपाने के आधार पर चीन को साजिशकर्ता मान रहा है। हालांकि हम इस सत्य से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं कि चीन ने बहुत सारी जानकारियां छुपाई हैं, लेकिन केवल इसी आधार पर उसे दोषी अथवा साजिशकर्ता मानना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वह कई बार अपने सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के आंकड़े भी छुपाता रहा है। इसके साथ साथ इस गंभीर बीमारी के आंकड़े छुपाने के पीछे भी बहुत सारे कारक कार्य करते हैं, जिसमें वैश्विक राजनीति सबसे महत्वपूर्ण है। वैश्विक राजनीति यानी वैश्विक स्तर पर चलने वाली ब्लेम गेम अर्थात आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। कोई भी देश नहीं चाहता कि वह किसी ऐसी आपदा का खलनायक बने जो वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है। इसलिए ही वह इस आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को बाहर रखना चाहता है और शायद यही कारण है कि चीन अपने आप को अलग थलग होने से बचाने के लिए आंकड़े छुपा रहा है, लेकिन केवल इसी आधार पर उसको दोषी मानना गलत है।
दूसरी बात, पक्ष एक और कह रहा है कि चीन आंकड़े छुपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग व संघाई में हुई मौतों के आधार पर वह दलीलें भी दिखा रहा है, बता रहा है, जिससे पक्ष का दोहरा स्वरूप सामने आ रहा है। एक और बात जो समझने लायक है कि बाजार खुलने की बात बार बार पक्ष कर रहा है, दरअसल वह राज्य की चारित्रिक विशेषता है, जिसके आधार पर वह सामान्यीकरण लाने की कोशिश कर रहा है और जनता के भीतर से भय हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस आधार पर चीन को साजिशकर्ता मानना दरअसल तर्कसंगत नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि चीन कोरोना वायरस का साजिशकर्ता नहीं है। हालांकि बहुत सारी गलतियां उसने की है, लेकिन वह साजिशकर्ता नहीं है। धन्यवाद। एक और दमदार प्रस्तुति, बड़ी ही मजेदार प्रस्तुति गायत्री, एक सजी हुई और संतुलित प्रस्तुति आपकी सुनने को मिली। निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ूंगा, देखते हैं कि आपके वक्तव्य के प्रति उनके क्या विचार हैं। इस बार सबसे पहले वर्मा साहब। पुनीत, इन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से अपने वक्तव्य को रखा है, तर्कों को रखा है, तथ्यों को रखा है। अच्छी प्रस्तुति रही, मुझे बहुत जमी और बहुत आनंद आया। ऐसा लगता है शायद ये पहले से बोलती रही हैं। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं। आप अच्छा कर रही हैं, अच्छा करते रहिए और अभी आप रेस में बनी हुई हैं। धन्यवाद। दानी जी। गायत्री जी, अगेन गिनी चुनी टीमें हैं हमारे पास, जिनके दोनों कंटेस्टेंट एक दूसरे पे भारी हैं, तो लाजवाब प्रेजेंटेशन और अच्छा कंटेंट आपका भी। कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। एक तो आपको अपने उच्चारणों पे काफी सुधार करने की जरूरत है। जीवाणु को आप जीवाणु बोल रही हैं, और सर शो की दिक्कत आपके साथ भी है हल्की सी। एक चीज मुझे आपको बतानी है। एक जगह आपने कहा कि शिंगाई और बीजिंग के मौत के आंकड़े से पता लगा, ऐसा वाक्य था, एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, लेकिन तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है या जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी तक आए हैं, तो हर कोई यही कह रहा है कि बीजिंग और शिंघाई में कोरोना पहुंचा ही नहीं। तो ये आपने फैक्ट बहुत गलत किया है, लेकिन बावजूद इसके कंटेंट और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आप इन है। राणा साहब। पुनीत, गायत्री ने बहुत अच्छी डिबेट का नज़ारा प्रस्तुत किया है। यहाँ पे बहुत अच्छे वक्तव्य रखे हैं। अच्छाइयाँ वो सभी जो वर्मा सर ने कही हैं, और जो खामियां दानिश ने गिनाई हैं वो तो हैं ही। मैं एक चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मुझे लगता है इन्होंने एक चीज़ ये कही कि पहला केस जो कोरोना का मिला, कोविड-19 का, इस बात पे ध्यान दें। इन्होंने कहा पहला केस जो कोविड-19 का मिला वो 2016 में ग्रीस के एक नागरिक का था। तो मुझे लगता है कि अगर वो कोविड-19 था तो 2016 में नहीं होता वो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपके कहने का अर्थ समझा जा सकता है कि आप कह रही होंगी कि वर्तमान कोरोना जो अभी प्रभावी है उसका पहला केस 2016 में मिला, लेकिन आप इसे फिर कोविड-19 मत कहिए, या फिर मतलब कहते समय थोड़ा संतुलित करिए अपने वक्तव्यों को। बाकी आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं आपको आगे के लिए कंसिडर करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। तो गायत्री, कुछ सुझावों के साथ आप भी आगे के लिए प्रतीक्षा सूची में रखी गई हैं, आपके वक्तव्य को रखा गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना देर किए अगले दल के प्रतिभागी को बुलाते हैं। विषय के पक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं प्रणब सावला। Hello everyone. Today we're facing something that hardly any of us can even think of. In this period of social distancing and quarantine, people are having more time on their hands than they know what to do with. In this period of frustration, however, it becomes very easy to blame the Chinese for the happenings of 2020. It becomes easier to state COVID-19 is a Chinese conspiracy. Today, I have 2 points to justify this doubt and thought. Firstly, let's take a trip back to 2015. A Chinese doctor and her husband were removed from the Canada Research Center of Biology. On arriving at China, they began to work for the Wuhan Research Center of Virology. Today, the doctor was the first to get the COVID-19 virus. Reports from NDTV state that this doctor was removed for stealing an important component used in viruses from Canada Research Center where they worked.
They used this to create a biological weapon upon shipping to Wuhan. The report also stated that the biological weapon was nothing but the coronavirus, which was completed on December 31st, 2019. Another possibility stated by a report in CVC News was the Wuhan Research Center of Virology working as a biological weapon, and due to careless protection measures taken by the scientists, an early version, i.e. the coronavirus, was leaked out. Now that we have an understanding of the evidence, it becomes more viable to figure out why would China make a biological weapon. The main reason is that the China is looking to crash the market on a global level whilst keeping up a good image. It does this by selling protective gear where it is at the top in the world. After spreading the virus, China, according to the report by Aaj Tak News in March, sold more than 2 billion masks and sanitizers. This helped it keep up a good image and also boost its economy as the rest of the market is falling rapidly. It is also worth noting that China has a long-standing rivalry with the US and the UK for various reasons, and China has been in the spotlight of many activities in the past 10 years. China, according to this rivalry, would want to spread these viruses far and thin through these two continents. And since these continents are travel heavy and tourist heavy, this virus would spread easily. In the end, it is safe to say that there is much more internally to the rise of the COVID-19 virus than most of the world has heard. Censorship and propaganda are blocking out the truths. And it is thanks to these good news channels who have leaked out certain information that we can finally get to the roots of this problem. I preach, therefore, to the rest of the world to keep their eyes open to correct and valuable news. Thank you very much. प्रणब, बहुत जबरदस्त प्रस्तुति आपकी, सदी हुई अंग्रेजी में आपने प्रस्तुति दी, लेकिन निर्णायक मंडल के सदस्यों को आपकी प्रस्तुति कितनी भाई, ये जानने के लिए मुझे निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले दानिश जी। आपकी अच्छी एफर्ट थी, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंस भी आप में अच्छा है, लेकिन मुझे लगा कंटेंट की आप में काफ़ी कमी है और बहुत स्लो थी आपकी स्पीच। ऐसे लग रहा है जैसे आप पेपर रीडिंग कर रहे हैं, और आपके पास टाइम भी था, अभी आप यूटिलाइज कर सकते थे। हालांकि आपने जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिकॉर्डिंग दी है 3 मिनट से ऊपर, पर आप और कंटेंट इसमें भी डाल सकते थे। तो मज़ा नहीं आया, हालांकि एफर्ट आपकी बहुत अच्छी थी, तो अगली बार और मेहनत के साथ आएँ। फिलहाल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अट्रैक्टिव नहीं लगी और अग्रेशन बहुत कम लगा मुझे। वर्मा साहब। Puneet, the very first thing which I noticed was the way of addressing was quite improper as far as debate competition is concerned. He should have started like saying, "Ladies and gentlemen," rather than expressing his views for the motion or against the motion. The argument and the counter argument ability was also lacking. He should have counter argued to his opponent, which he lacked. And secondly, it appeared to me as if he was reading the paper, because at one place he says EI, whereas E.I stands for that is. So these are the minor mistakes which, in my opinion, make him not to qualify, or we are not in a position to consider him further. My humble apology for the same. However, I would suggest him to improve upon. There is a lot of scope to improve upon, and he can do it as his statement suggests. Thanks. राणा साहब। पुनीत, ये हमारे वर्मा सर भाषा के मर्मज्ञ हैं और भाषाई गलतियों को लेके इन्होंने बहुत कुछ कहा है।
मैं कंटेंट के ही बारे में बात करूंगा। और जो दानिश ने कहा, बिल्कुल, एक तो बहुत स्लो थे आप। हाँ, एक्सेंट आपका अच्छा था और अंग्रेजीदा एक्सेंट सुनने में अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन क्योंकि आपके पास तथ्यों की कमी थी और आपने शॉर्ट में अपनी डिबेट को संपन्न किया, आप 3 मिनट मतलब 5 मिनट आप बोल सकते थे, 4.5 मिनट बोल सकते थे, अपने पॉइंट्स ऐड करते तो आपका जो वक्तव्य है दमदार होता। पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ और मैं अपने दोनों निर्णायक साथियों से सहमत हूँ। अभी के लिए फिलहाल हमको माफ करें और आगे के लिए तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। प्रणब, आप एक अच्छे प्रतिभागी, कंटेंडर और प्रतिद्वंदी हो सकते थे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे इस बात का खेद अवश्य है। लेकिन अब आपके साथी की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं उनका वक्तव्य किस प्रकार का रहता है। आ रहे हैं भव्य शाह विषय के विपक्ष में अपने विचार लेकर। COVID-19 has become a global pandemic, seeping into our lives, disrupting our daily businesses, and affecting our mental health. However, the fact that this is an unprecedented crisis should not affect our rationality in analyzing this situation, in assessing the origins of this virus. Now, let me be clear. China does deserve criticism for a lot of its inaction and misactions, such as censorship of the young doctor who wanted to speak out about the discovery and spread of a novel coronavirus. The fact that it disabled 21 crore mobile phones, thus disabling access of everyday Chinese citizens to communication with their family members, of misinforming the world for a couple of months about the true nature of this virus, the fact that human to human transmission was happening and how deadly this could actually be. But what we cannot blame China for is a conspiracy that it orchestrated as synthesized virus in its Wuhan Institute of Virology. In this speech, I'm going to debunk all the major conspiracy theories, though I will not be exhaustive because obviously a lot of other coincidences will be found by conspiracy theorists in order to spin this in the direction they have, the narrative they want to perpetuate. First of all, the Wuhan Institute of Virology's proximity to the seafood market does not automatically mean that it is guilty of its creation, because such biosafety laboratories are common. In the US, there are between 6 and 13 allegedly biosafety laboratories as well, in places like, but not limited to, Atlanta, Frederick, Galveston, Hamilton, San Antonio, and several other cities and states across the US. This is common, and thus its proximity to the source of this infection should not attribute guilt automatically. That's like saying just because there's a rotten smell around you, you farted and caused that rotten smell. That smell could well have been produced by something else stinking, something else rotting, somebody else farting. But I would claim that your farting is much more likely than a laboratory such as the WIV leaking out as an accidental result of this bioweapon attempt, because they have high security ventilation measures and protection gear that prevent the leakage of such viruses. The second thing I want to point out is that the world community, in terms of scientists and biomedical engineers, have arrived at a consensus wherein in the New England Medicine Journal, researchers from the UK explicitly stated that this virus has epidemiological origins in bats or pangolins, likely in the Chinese seafood market. Should China have regulated and in fact banned the wet market? For sure, but that means that it did not create it. It was a result of mutation and interaction with new species that we did not originally consume. Furthermore, the Nature Medicine Journal has had researchers from the US itself claiming that this is a virus which cannot have been concocted by human beings using state-of-the-art technology that we presently have. Thus, it is an implausible possibility that China was responsible for the manufacture of this virus. What I want to further point out is that these conspiracies are not only from one side. China, Iran, and its allies have been peddling conspiracy theories saying that the US created this virus. They are also, of course, false, but they roughly go along the lines of
300 athletes from the US military came to Wuhan late last year, and they gave us the coronavirus because they died due to unspecified causes, as was confirmed by the US's own Center for Disease Control. This is a classic example, as is the case for most other conspiracy theories about the manufacture of this virus. Correlation does not equal causation. Coincidences do occur, but those should not force us to jump to conclusions. We have always relied on scientists to tell us their best judgment based on genomic analysis, based on genetic data, based on sampling and sequencing that they have been uniquely experienced to do. And scientists repeatedly tell us that what we need to focus on right now is not peddling conspiracy theories about China or the US created this conspiracy, but rather focus on personal protective equipment, ramping up testing, practicing social distancing, and funding vaccination efforts. We need to direct our energy and our resources in the correct areas, not by calling out of frustration. भव्य, एक अच्छा दमदार वक्तव्य आपने दिया, सदी हुई अंग्रेजी में आपका वक्तव्य भी प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं कि निर्णायक मंडल के सदस्यों का इस विषय में क्या विचार रहता है। इस बार सबसे पहले वर्मा साहब। Well, Bhavya, you have presented yourself in a very decent manner. I liked your speech, but unfortunately, the arguing and the arguing ability, you too lacked, and you miserably failed to convince the people whether it was a Chinese conspiracy or not. You are expected to substantiate your arguments in debate competitions by proving with the facts. And similarly, you have to counter-argue your opponent and establish your facts and de-establishing the fact of your opponent, which I assume you had been lacking. So, in my opinion, you still need to work hard on this. Though your speech has been reasonably good, satisfactory, yet not up to the mark, in my opinion, to consider you. My humble apology for the same. Thanks. दानिश जी, एक बार फिर से कुलीग आमने सामने। मैं सुभाष जी की बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है इनका कंटेंट बहुत अच्छा था, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। और सुभाष जी ने कहा कि डिसेंट थे, मुझे लगा आप बिल्कुल भी डिसेंट नहीं थे भव्या। भाई, एक चीज की मर्यादा होती है। आप डिबेट कंपटीशन में आ रहे हो, you don't have basic courtesy how to address people. You did not even say good morning, good afternoon, good evening. You did not address anybody. You did not say hello, hi. You started without any greeting. You ended without any greeting. What is this यार? तो भव्या, ये क्या वे है? I did not understand. आप जहां भी जाते हो, आपके अंदर बेसिक डिसेंसी होनी चाहिए कि आपको ग्रीटिंग्स करनी है। आप मैच्योर हैं। और दूसरी बात, आपने जो एग्जाम्पल दी, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आपने ये एग्जाम्पल क्यों चुनी और ये कैसे आपकी वहां प्रूव हो रही थी। मेरे तो समझ से परे है। यू आर सेइंग फार्टिंग, रीकिंग। यू मस्ट हैव choose some better examples. I'm not convinced and I'm very disappointed. So I'm not going to consider you. Although मुझे आपका कंटेंट, और अगर आपकी एग्जांपल को हटा दूं तो आपका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, इंग्लिश आपकी ज़बरदस्त है और एबिलिटीज बहुत ज़्यादा है आप में, लेकिन जो बेसिक कर्टसी है वो आप में नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सुधारिए, नहीं तो इन फ्यूचर ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगी। ये बात डिबेट की नहीं है। धन्यवाद। राणा साहब। पुनीत, भव्या के बारे में मेरे दोनों निर्णायक साथियों ने कह दिया है, मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इनके निर्णयों से एग्री करता हूं और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना कहूँगा कि प्रणव के मुकाबले कंटेंट था आपके पास और मुझे लगता है कि आपको उसको अच्छे से रखना चाहिए था, बस इतना ही कहूँगा। ये अच्छा नहीं हुआ भव्य, आप
एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैं आपके वक्तव्य से समझ पाया हूं, तो आपको इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए था, तो लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। और तो माहौल को और संजीदा और गंभीर बनाते हुए अगले प्रतिभागी अपने दल के साथ अपनी प्रस्तुति देने आ रहे हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस चीन देश की साजिश विषय के पक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं आनंद। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोरोना वायरस चाइना देश की साजिश विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 या कोविड-19 जिसने वर्तमान परिदृश्य में दुनिया में अपना कोहराम मचाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं चाइना की साजिश प्रतीत होता है और कहीं ना कहीं चाइना के हितों का निर्धारण करता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अध्यक्ष महोदय की वर्तमान स्थिति में अमेरिका में 5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें से 20,000 से ज़्यादा मौतें, यूरोप में कई हजारों मौतें और लाखों केसेस सामने आए हैं। वो कहीं ना कहीं आर्थिक महाशक्तियों को बहुत पीछे धकेलते हैं और कहीं ना कहीं चाइना को आगे खड़ा करते हैं। जब हम बात करते हैं इस वायरस की, वुहान वायरस या चाइना वायरस या कोविड-19 की, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि चाइना ने इस वायरस को कितना छुपाने की कोशिश की। पहले चाइना ने कहा कि वायरस छूने से नहीं फैलता, संक्रमित वायरस नहीं है, और जबकि वायरस संक्रमण से फैल रहा था। WHO की स्थिति इसमें बड़ी संदेहास्पद रही है कि उसने चाइना का साथ किस प्रकार दिया। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये वायरस चाइना के उद्देश्यों को किस प्रकार पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां US अपनी शक्ति को समेटता हुआ प्रतीत होता है, वहीं कहीं ना कहीं चाइना की शक्ति का विस्तार हो रहा है और चाइना अपना विस्तारवादी चरित्र जो अन्य देशों तक मदद पहुंचा के कहीं ना कहीं अपने विस्तारवादी चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है। हमें समझने की आवश्यकता है, अगर ये चाइना की नासमझी होती तो चाइना में ज़्यादा मौतें हुई होती, जबकि चाइना में ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं और वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर स्पेन और अमेरिका जैसे देशों में कई हज़ारों मौतें हुई हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि ये चाइना की साजिश है और चाइना इस साजिश के जरिए अपने आप को आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारना चाहता है। जब मैं बात करता हूँ दूसरे पहलू की, तो हमें समझना होगा कि US चाइना ट्रेड डील में US किस तरह चाइना पर प्रभावी रहा था और किस तरह से अपनी नीतियों को मनवा रहा था, बार बार प्रतिबंध लगा के चाइना के ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि चाइना ने US की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए ये साजिश रची है और US कहीं ना कहीं चाइना इसमें कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है। जब मैं बात करता हूँ कि आर्थिक महाशक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन की, कि नुकसान के तुलनात्मक अध्ययन की, तो चाइना आर्थिक महाशक्ति, जो वर्तमान आर्थिक महाशक्तियाँ यूरोप और अमेरिका जैसी शक्तियाँ, वो काफ़ी पीछे चली जाएंगी, जबकि तुलनात्मक रूप से चाइना काफ़ी आगे से शुरू करेगा। जब हम वैश्विक सप्लाई चेन को शुरू करने की बात करेंगे तो चाइना उसमें बहुत आगे से स्टार्ट करेगा, जबकि US और यूरोप जैसी महाशक्तियाँ बहुत पीछे से स्टार्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक महाशक्ति के रूप में चाइना को आगे बढ़ाएगा। हमें समझने की आवश्यकता है, जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 की, तो कहीं ना कहीं ये चाइना के एक सीमित क्षेत्र में सीमित कर रह गया और चाइना ने इसको दबाने की जो कोशिश की, जब पहले मामले सामने आए थे तो उसको किस तरह से दबाया, ये कहीं ना कहीं चाइना के चरित्र को बताता है। कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को मारकर, अपने लोगों का बलिदान देकर भी अपनी संपन्नता, अपनी क्षमता बनाए रखने का प्रयास करता है। हमें समझने की जरूरत है कि ये चाइना का चरित्र है कि उसने कुछ लोगों का बलिदान दिया, ये उसकी नासमझी नहीं, उसका चरित्र है। हम जब बात करते हैं अमेरिका जैसी महाशक्तियों की, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ने में अपने बहुत सारे संसाधन लगा रहे हैं, यूरोप भी अपने बहुत सारे संसाधन लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक स्थिति उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आर्थिक स्थिति में जो बदलाव होना चाहिए था, जो सुधार होने की आवश्यकता थी, उसकी गति बहुत धीमी हो जाएगी और कहीं ना कहीं अपने सारे संसाधन इस बीमारी से लड़ने के लिए उन्हें लगाने पड़े। तो जब मैं बात करता हूँ कि चाइना के हितों को साध रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चाइना की साजिश प्रतीत होती है। अध्यक्ष महोदय, हमें समझना होगा कि चाइना ने किस तरह से इसको छिपाया और किस तरह से WHO ने उसका सहयोग दिया। तो कहीं ना कहीं WHO की स्थिति भी इसमें संदेह के घेरे में आती है और ये बताती है कि चाइना की साजिश को कामयाब करने में एक महत्वपूर्ण योगदान WHO का भी रहा है और WHO की स्थिति संदेहास्पद रही है। जब बाकी देश ट्रैवल बैन लगा रहे थे, यात्रा पर बैन लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं WHO ने कहा कि हमें ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमें इन सारे मापदंडों को परखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं चाइना की साजिश को कामयाब करने के लिए WHO का भी योगदान कहाँ किस हद तक रहा है, इसकी जांच की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं अमेरिका जैसी शक्तियाँ सिकुड़ कैसे रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सारे संसाधन अपने हितों को साधने के लिए लगा दिए हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए लगा दिए हैं। वो वैश्विक महाशक्ति अब नहीं इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो वैश्विक लोगों को नहीं बचा रहा, विश्व के धरातल पर नहीं सोच रहा, जबकि चाइना ने 60 से अधिक देशों तक मदद पहुंचाई है। हमें समझने की जरूरत है कि चाइना का जो हेल्थ सिस्टम है वो विश्व में 113वें नंबर पे आता है, जबकि US का 19वें नंबर पे आता है और फिर भी चाइना इससे किस तरह से लड़ पाया और किस तरह से सीमित कर पाया, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि चाइना की सोची समझी साजिश थी वायरस को अपने लोगों का बलिदान दे के खुद को बचाने के लिए, जबकि US
में यूएस को बर्बाद करने के लिए और खुद को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए चाइना ने ये वायरस की साजिश रखी है और जो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें समझने की जरूरत है कि कोरोना वायरस जो है वो कहीं ना कहीं चाइना की साजिश है, चाइना के हितों को पूरा कर रहा है, और चाइना के हितों को पूरा करने के लिए चाइना ने यूएस और यूरोप जैसी आर्थिक महाशक्तियों को तबाह करने के लिए इस वायरस को उत्पन्न किया है। तो अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस चाइना देश की साजिश है और ये चाइना के हितों को साध रहा है। अच्छा प्रयास आनंद आपने किया है और आपके वक्तव्य को सुनकर मैं भी प्रभावित हुआ हूं, लेकिन निर्णायक मंडल के सदस्य प्रभावित हुए हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमें निर्णायक मंडल की ओर जाना पड़ेगा। सबसे पहले राणा साहब। आनंद साहब का वक्तव्य मुझे कुछ खास नहीं लगा। मुझे लगता है एक तो इनकी आवाज जो थी, ये एक तो बहुत स्पीड में पढ़ रहे थे, शायद गलत यूज ना कर रहा हूं मैं, कई बार हमको शक होता है कि कहीं पढ़ के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा ये अपने आप में ही कुछ बोल रहे थे। इनका फोकस मुझे पता नहीं किसकी तरफ था, किसके को संबोधित करके ये जो है अपने वक्तव्यों को रख रहे थे। मैं इनको आगे के लिए कंसीडर नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं। सुभाष जी। पुनीत, मुझे लगा कि आनंद जी जो बोल रहे हैं वो शायद सोच करके पढ़ करके कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं, लॉजिक इनके अच्छे थे, लेकिन एक होता है कि आकर्षण हो आपके विचारों में, स्वरों में, लोग आपको सुनने के लिए बाध्य हो, वो चीजें मुझे नजर नहीं आई। ठीक है, प्रयास की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कंसिडर कर पाऊंगा। दानिश जी। वही बात है कि लॉजिक्स तो बहुत अच्छे थे, कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत पुअर थी। जैसे ये अपने आप में बात करें, मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई आनंद, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आप इतना डर के दबे होंठों से बात क्यों कर रहे हो? आप खुल के अगर इन्हीं बातों को रखते तो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होती। हालांकि एक दो जगह आपने इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया है, चलो उसको भी इग्नोर करते हैं। और एक चीज जो आपकी बातों में है, वो आप कहीं ना कहीं शब्द का बहुत इस्तेमाल किया आपने, बहुत ज्यादा। और जब मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बहुत रिपीट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी स्पीच की जो खूबसूरती है वो चली जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रयास करेंगे इन चीज़ों को ध्यान में रखना। लेकिन मैं चाहता था आपको ले जाना, लेकिन वही बात है कि अब लेके जाऊं नहीं जाऊं कोई फायदा इसका है नहीं है, लेकिन अगली बार इम्प्रूव करना। इस बार के लिए माफी चाहता हूं। तो आनंद, अब अगली बार के लिए आप तैयारी करें, अपने प्रतिभागी को सुने और उनके लिए शुभकामनाएं दें। आपके विपक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं राजेश कुमार। युक्ति लगाकर साजिश करना और अहंकार में चूर होकर पाप करने में फर्क है। नमस्कार सभी श्रोतागण, मैं राजेश कुमार झा दिए गए विषय की कोरोना वायरस चीन देश की साजिश है के विषय के विपक्ष में अपने मतों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और जब मैं इस विषय के विपक्ष में हूं तो मैं इस बात के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं कि चीन देश से गलती नहीं हुई है। चीन देश से गलती हुई है और भरपूर गलती हुई है। उस गलती के केंद्र में साजिश नहीं है, उस गलती के केंद्र में चीन का झूठा अहम और अहंकार है। और मैं क्यों बोलता हूं कि उस गलती के केंद्र में साजिश नहीं है? मैं इसलिए बोलता हूं उस गलती के केंद्र में साजिश नहीं है क्योंकि जब आप साजिश करते हैं तो भूत की सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। और मैं यहाँ पे किस भूत की बात कर रहा हूं? तो 17 साल पहले 2003 में आई हुई सार्स वायरस की मैं बात कर रहा हूं। उस समय भी इसने प्रलय मचाया था, उस समय भी इसने हाहाकार मचाया था, और उस समय भी इसके केंद्र में जंगली जानवरों का व्यापार था। और चीन ने उस समय भी इसको प्रतिबंधित किया था जिस प्रकार से चीन ने इसको प्रतिबंधित किया है अभी। लेकिन अपितु कुछ समय बाद चीन ने इस जंगली जानवर के व्यापार को शुरू कर दिया। यह क्या दिखाता है? यह इसी बात को इंगित करता है कि चीन को अहम था, चीन को अहंकार था कि मैं व्यापार भी कर लूंगा और किसी प्रकार की नई बीमारी को जन्म भी नहीं लेने दूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि चीन विफल हुआ। चीन इस प्रकार से विफल हुआ कि ना कि सिर्फ चीन का नुकसान हुआ, लेकिन अपितु अमेरिका, इटली, भारत, बहुत सारे देशों का नुकसान हुआ। शायद ऐसे देश जिनका नुकसान नहीं हुआ है उनकी गिनती करने के लिए हाथों की उंगलियां भी बहुत ज्यादा हैं। और जब इस प्रकार का नुकसान हुआ है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि यह झूठा अहम और अहंकार इसके केंद्र में है, ना कि साजिश है। और इसका झूठा अहम और अहंकार किस प्रकार का है? तो अगर हमें इस बात को समझना है तो हम
रशिया या फिर सोवियत संघ कह लें, उसमें चेरनोबिल में हुई परमाणु रिसाव से इसका उदाहरण ले सकते हैं। उस समय जब परमाणु रिसाव हो रहा था चेरनोबिल में, तो सोवियत संघ ने भी अपने अहंकार, अपने झूठे अहम को बचाने का भी बहुत प्रयत्न किया था और उसकी वजह से भी बहुत जान माल का नुकसान हुआ था और उसकी वजह से भी आसपास के देशों को भी बहुत सारा नुकसान हुआ था और उसके सही आंकड़े क्या है वो भी आज तक हमें नहीं पता है। इसलिए जब हमें ये लग रहा है आज कि इटली और अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ है, तब हमें यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन का एक बहुत अहंकारी चरित्र है और जब चीन का बहुत अहंकारी चरित्र है तो चीन का यह आंकड़ा जो यह दर्शाता है कि उसमें इटली और अमेरिका से भी कम मृत्यु हुई है, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर आपके यहाँ इतनी कम मृत्यु हुई थी तो मतलब आपने उस बीमारी को बहुत अच्छे से संभाल लिया और अगर आपने उस बीमारी को बहुत अच्छे से संभाल लिया तो आपके यहाँ उस बीमारी का दूसरा चरण नहीं शुरू होना चाहिए था। अर्थात यह इस बात को भी दिखाता है कि चीन को लगता है कि वो अपनी कठोरता से, वो अपने तानाशाही रवैये से सब चीज को सही कर सकता है। या अहम और अहंकार उसके दूसरे चरण में उसको पहुंचा चुका है बीमारी के, और जब चीन वापस अपनी बीमारी के दूसरे चरण में पहुंच चुका है तो कोई भी साजिश आपको किसी बीमारी के दूसरे चरण में नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन अपितु आपका अहम और अहंकार पहुंचा सकता है। और वैसा अहम और अहंकार जो उसी डाल को काटता है जिस डाल पे वो बैठा होता है, और अहम और अहंकार किस प्रकार से खुद का विध्वंस करता है वह मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने श्रोताओं को समझाने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी इस लॉकडाउन के समय दूरदर्शन पर रामायण तो देख ही रहे हैं और हम आजकल रावण का हाल भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसका अहम और अहंकार उसके पूरे लंका का विध्वंस का कारण बन रहा है। और जो एक बात हमें इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए वह यह चाहिए कि इस अहम और अहंकार को बढ़ाने के पीछे सिर्फ चीन नहीं है, अपितु वो सारे देश भी है जो अपने लोगों को जंगली जानवरों के व्यापार में संलग्न होने से नहीं रोक पा रहे हैं। चीन जंगली जानवरों का व्यापार करता है, चीन जंगली जानवर बेचता है, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ सारे चीन के लोग ही उन जंगली जानवर का सही सेवन करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाहर के देश के लोग भी करते हैं, और जो देश उन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं वही सारे देश आज शायद वो सबसे ज्यादा बीमारियों वाले देश बन चुके हैं। और अहंकार और अहम क्यों है? क्योंकि अहंकार और अहम इसलिए है क्योंकि अगर अहंकार और अहम नहीं होता तो आप अपनी गलतियों को नहीं दोहराते, आप आंकड़े देने से नहीं बचते, आप नवंबर दिसंबर में ही अपनी बातों को उजागर कर देते कि इस प्रकार की बीमारी और इस तरीके से फैल रही है। और सीख किस प्रकार से लेनी चाहिए, इस प्रकार का निदान किस प्रकार से करना चाहिए? तो भारत ने जिस प्रकार से निफा वायरस का निदान किया था, ना किसी आंकड़े को रोका, ना किसी देश को अज्ञान में रखा, लेकिन अपितु सभी को सभी बारे में बताया, जागरूकता फैलाई, सही आंकड़े दिए और निफा वायरस को नियंत्रण में लेके आया। हमें भारत की तरह निफा वायरस रोकने को देखना चाहिए, ना कि चीन की तरह अहंकारी होके बीमारी को फैलाने वाला चरित्र अपनाना चाहिए। और अहंकारी चरित्र से एक जागरूक चरित्र की ओर बढ़ते हुए कामना को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। राजेश जी, अच्छी प्रस्तुति आपने दी और निर्णायक मंडल के सदस्य ज्यूरी मेंबर्स की ओर जाता हूं। सबसे पहले इस बार दानिश जी। मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी, मुझे कोई कमी नहीं लगी। भाषा में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन सब कुछ था, तो मेरी ओर से ये इन है। वाओ, शॉर्ट एंड स्वीट। राणा साहब। मैं सहमत हूं दानिश से, मुझे भी लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और बाकी अगर छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे भाषा, उच्चारण, ये भाषाई गलतियां जो कि दानिश बोल चुके हैं, इसके अतिरिक्त मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार लगी और मैं भी इनको आगे के लिए कंसिडर कर रहा हूं। अब आगे खतरा है भाई, ये दो तो आपको आगे ले गए, लेकिन ये तीसरे क्या करेंगे देखने वाली बात ये होगी। सुभाष जी। पुनीत, अच्छा बोला है, अच्छी प्रस्तुति है और शुरुआत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं आगे के लिए इनको ना कंसीडर करूं। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं और मैं इन्हें कंसीडर कर रहा हूं। बच गए राजेश जी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। आप आगे कंसीडर्ड हैं और एक अच्छे खासे रिस्पांस के साथ कंसीडर्ड हैं, तो आपको इस बात की हार्दिक शुभकामनाएं। कहूंगा पुनीत, मुझे लगता है मैंने बहुत से वक्तव्य सुने, अब तक इतने कार्यक्रम हमने किए हैं साथ में, जो इस विषय के विपक्ष में हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कम वक्तव्य ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि चीन की साजिश ना होके, ऐसा नहीं है कि चीन की गलतियां नहीं है इसमें,
साजिश से इनकार करते हुए उन्होंने चीन की गलतियों को नकारा नहीं है। ज्यादातर लोग पुरजोर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की साजिश को इनकार करते हुए उनकी गलतियों पर लोगों का, बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। तो आनंद जी, ये राजेश जी की प्रस्तुति जो थी वो उन अच्छी प्रस्तुतियों में से एक थी, इसलिए इन्हें मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए। एक चीज और है इनकी बातों में अपना राणा साहब की, बहुत सारे लोगों को ये सीखना चाहिए कि इनकी भाषा पे बहुत ज्यादा कमांड नहीं है और उच्चारणों पे बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त दी है, अट्रैक्टिव दी है, अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपने स्टाइल से, अपनी बातों से। तो ये भी एक सीखने वाली बात है कि अगर हल्की फुल्की आपकी जो कमांड लैक करती है भाषा या उच्चारणों में, तो आप इनसे सीख सकते हैं कि उसके बावजूद भी आप कैसे पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दानिश, इन्होंने शुरू में ही अपनी जो स्पीच का जो मोटो है वो तय कर दिया, मोटिव तय कर दिया इन्होंने शुरू में ही, उद्देश्य। जब इन्होंने कहा कि अहंकार और क्या कहते हैं उद्देश्य वाला जो उन्होंने युक्ति प्रस्तुत की यहाँ पे, जो मुझे याद नहीं आ रही है, माफी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने शुरू में ही बहुत अच्छे ढंग से अपने वक्तव्य का उद्देश्य प्रस्तुत कर दिया था कि मुझे किस तरफ जाना है यहाँ। बिल्कुल। चलिए, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपने पाए हैं राजेश, और सकारात्मक विचार आपके प्रति व्यक्त किए गए हैं। और बिना देर किए अब अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, अपनी प्रस्तुति विषय के पक्ष में लेकर आ रहे हैं प्रिंस। सदन की गरिमा को नमन। अध्यक्ष महोदय, विषय के पक्ष में विषय दिया गया है कि कोरोना वायरस चीन की एक साजिश है। तो अध्यक्ष महोदय, जब हम वर्तमान समय में देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक एपिडेमिक की जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी का जो जनक है उसको वो चाइना है। जो एपिडेमिक जो बीमारी है ये कोरोना वायरस है, नोवल कोरोना वायरस है। तो अध्यक्ष महोदय, जब हम बात करते हैं कि ये कोरोना वायरस की जो वजह है वो चाइना है, तो चाइना किस प्रकार है? वो इस प्रकार है कि जब हम बात करते हैं चाइना के कल्चर की, जब हम बात करते हैं कि चाइना की संस्कृति की, तो चाइना की संस्कृति में कहीं ना कहीं अपने आप में ही ऐसी कई सारी बीमारियों को जन्म देने वाला जो उनका कल्चर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोरोना वायरस जैसी बीमारियों को जन्म देने के लिए। मैं उनके कल्चर की बात किस लिए कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं 2002 में एक SARS नाम की बीमारी देखता हूँ जो उत्पन्न हुई थी अपने आप में ही, क्योंकि चाइना का जो कल्चर है, चाइना जो रिचुअल फॉलो करता है, उसमें कहीं ना कहीं इस बीमारी को जन्म देने का सबसे बड़ा कारण विद्यमान था। अध्यक्ष महोदय, जब मैं चाइना की इकोलॉजी की बात करता हूँ तो चाइना की इकोलॉजी, उसका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन उसका इतना बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ के बीच का जो गैप है वो अपने आप में कम हो चुका है। और दूसरी बात, जो चाइना है वो अपने जीवन निर्वहन करने के लिए कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एम्फीबियंस वगैरह होते हैं, उनको अपनी मील का हिस्सा बनाते हैं। तो जब उनको अपनी मील का हिस्सा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो जूनोटिक नाम की बीमारी का जो कैटेगरी है उसके बढ़ने की संभावनाएं अपने आप में बढ़ जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाओं ने बोला है कि चाइना का जो कल्चर है अपने आप में ही वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। वो चाहे बर्ड फ्लू हो, इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो SARS वायरस हो, चाहे वर्तमान में जो नोवल कोरोना वायरस क्यों ना हो। तो अध्यक्ष महोदय, में समझने की आवश्यकता है कि जो चाइना की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसी एपिडेमिक बीमारियों को जन्म देने का एक कारण बनती हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से साजिश, वो इस प्रकार से भी है कि चाइना जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर USA, इटली, स्पेन जैसे देशों में कहीं ना कहीं लोगों की जान एक विशाल तीव्रता से जा रही है, तो वैसे समय में चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते अपनी जो उसकी जो इंटरनल जो न्यूज़ वगैरह होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं छुपा के रखता है। तो छुपाने का मतलब ये होता है कि वो ये नहीं चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वजह से जो एक बीमारी पैदा की गई है लोग उसकी भर्त्सना करें, कहीं ना कहीं लोग उसकी आलोचना करें। तो चाइना आलोचना से बचने के लिए अपनी खबरों को बाहर नहीं आने देता है अध्यक्ष महोदय। ठीक है। तो अध्यक्ष महोदय, में समझने की आवश्यकता है कि जो कोरोना वायरस एक चीन की साजिश है। चीन की साजिश इस वजह से भी है क्योंकि एक सांस्कृतिक रूप से एक बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी जूनोटिक बीमारी को जन्म देता है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा प्रयास प्रिंस आपका। ज्यूरी की ओर बढ़ता हूँ, जल्दी आपके वक्तव्य के विषय में जाने के लिए मैं भी उतावला हो रहा हूँ। सबसे पहले इस बार वर्मा साहब।
प्रिंस, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई और आपको तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है, लिहाजा अगली बार के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, आप तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। राणा साहब, मैं वर्मा सर के साथ हूँ। शब्दों का रिपीटेशन, बहुत जगह इन्होंने कई शब्द बार बार कहे हैं। मुझे भी परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई है, बहुत तैयारी की आवश्यकता है। प्रिंस, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। दानिश जी। प्रिंस, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एपिडेमिक को महामारी कहते हैं, एपिडेमिक को बीमारी नहीं कहते। आप तो बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं एपिडेमिक को लेके कि ये महामारी है, ये बीमारी है, या ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। जो महामारी है वो एपिडेमिक का हिंदी अनुवाद है। दूसरी बात, आपने इंग्लिश के बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज किए तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हैं। प्रिंस, बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे बहुत मेहनत कीजिएगा, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन आप में पोटेंशियल है, यू कैन डू दैट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जब आप कहते हैं, जब आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, तब इस चीज को याद रखें कि तब आप ही विनर हैं। आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हाटएवर यू आर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो प्रिंस, रेडियो उड़ान की ओर से और हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और अगली बार भी आप इन प्रतियोगिताओं में भाग अवश्य लें, और जब भाग लें तो पूरी तैयारी के साथ भाग लें, किसी दुविधा में न रहें। आपकी अगले साथी को बुलाते हैं। विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने आ रही हैं जागृति झा। आप सभी को जागृति का नमन। जैसा कि दिया गया विषय है कि कोरोना वायरस चीन की साजिश, विषय के पुरजोर विपक्ष में। महोदय, सबसे पहले मैं आपका परिचय विषय से कराना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी आपको कि कोरोना वायरस एक महामारी है जो देश और व्यक्ति को नहीं देखता। और दूसरी बात रही साजिश, तो साजिश का सही मायने में अर्थ होता है कि खुद को फायदा उठाकर या खुद को कम से कम नुकसान पहुंचाकर दूसरों का ज्यादा नुकसान कर। महोदय, हम सभी इस तथ्य से पूर्णतः परिचित हैं कि कोरोना वायरस ने न केवल अमेरिका, भारत, इटली और अन्य देशों को, बल्कि चीन को भी उतना ही संकट, उतने ही कष्ट और उतनी ही तकलीफ दिए हैं जितने उसने अन्य अनेक देशों को दिए हैं। इसके बाद महोदय, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने रात को भी जगने वाले चीन को कैसा दिन में भी वीरान बना दिया था। कैसे सुई से लेकर कार बनाने वाला देश, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संकटों से घिर गई, जिससे उबरने में उसे अभी भी काफी वक्त लगेगा। महोदय, अगर ये साजिश होती तो उन्हें लाशों पर खड़ा नहीं होना पड़ता, उन्हें इतने लंबे वक्त का लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। और रही बात लॉकडाउन करने के बाद उनके यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या कम हुई है, तो महोदय जब चीन में लॉकडाउन खुला तो काफी ज्यादा एक अनुमान के अनुसार 24 घंटे में लगभग 63 मरीज लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद सामने आए थे। तो महोदय, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ अभी भी किस प्रकार के हालात हैं। वुहान जैसे नगरों में तो मनुष्य का दिखना ही असंभव हो गया था। यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से खबरें तो ये आ रही थी कि लॉकडाउन का पालन वहाँ इतनी सख्ती से किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति बाहर दिख रहे हैं उनको मौत की सजा दी जा रही है। उसके बाद महोदय, जब मेरा पक्ष ये कहता है कि उनकी बैड हैबिट्स के कारण, उनके गलत खाने के तौर तरीकों से ऐसा हुआ, वो खाने में कुछ भी खाते इस कारण से ऐसा हुआ, तो महोदय अभी तक विज्ञान इस बात का पुष्ट प्रमाण नहीं करता कि कुछ खाने की या कुछ चमगादड़ या ऐसा कुछ जीव खाने से ये वायरस सामने आया है। विज्ञान अभी कई अटकलें लगा रहा है कि हो सकता है कि इन कारणों से वायरस सामने आ रहा हो। और महोदय, दूसरी बात ये कि अगर ये चीन की साजिश होती तो वो उनका तोड़ अवश्य निकाल कर रखते, परंतु ये बात भी सर्वविदित है कि अभी तक चीन के पास भी इस वायरस का कोई इलाज नहीं, मात्र लॉकडाउन के और कुछ मलेरिया के दवाई जो इस वायरस से बचने में सहायक होते हैं। तो महोदय, ये सिद्ध होता है कि कोरोना वायरस चीन की साजिश नहीं है।
जागृति, एक अच्छी प्रस्तुति आपने दी है निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर, जल्दी से उन्मुख होना चाहूंगा इस बार। सबसे पहले वर्मा साहब। जागृति, जहां तक मेरा ख्याल है, आपने बोलने की कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन आपका जो राज्य का प्रभाव है आपकी भाषा शैली पर, वो काफी पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में बोलते हैं तो आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने तर्क भी कोई बहुत अच्छे नहीं दिए हैं कि जो बहुत प्रभावकारी हो, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन हाँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप प्रयास अच्छा कर रही हैं, अच्छा करते रहिए। अगले कार्यक्रमों के लिए ऑल द बेस्ट। दानिश जी। नहीं, वो प्रिंस वाली बात है, मजा नहीं आया। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लैंग्वेज में बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कंटेंट कोई खास नहीं था, फैक्ट्स कोई खास नहीं थे, तो कुछ था नहीं, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। राणा साहब। पुनीत, शुरू जब जागृति ने किया तो मुझे उम्मीद बंधी थी कि बहुत अच्छा बोलेंगी, और जैसा कि हमारे निर्णायकों ने कहा है, साथियों ने, ये कुछ खास मजेदार नहीं। और जब तक मैं ये समझ पाता कि कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ अच्छे काउंटर आएंगे, तब तक मुझे लगता है इनका वक्तव्य समाप्त हो गया था। तो मैं भी माफी चाहूंगा, मैं भी कंसिडर नहीं कर पाऊंगा इनको। तो जागृति, आप हमें क्षमा करें, लेकिन हमें विश्वास है कि आप अगली बार मेहनत करके इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अवश्य आएंगी। आपका उत्साह काबिले तारीफ है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि आप अगली बार जब भी आएंगी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आएंगी। तो इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक वाद विवाद स्पेशल डिबेट कंपटीशन ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, ऑन द टॉपिक कोरोना वायरस इज अ कंस्पिरेसी ऑफ चाइना। We'll be right back after a short break. Keep listening only on Radio Udan, a flight of life. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live.
It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। वेलकम बैक टू द स्पेशल डिबेट कंपटीशन इवेंट ओनली ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सभी का स्वागत इस विशेष वाद विवाद प्रतियोगिता में। और इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप बहुत सी प्रस्तुतियों का आनंद ले चुके हैं और बहुत सी प्रस्तुतियां आज की कड़ी में भी अभी बाकी हैं। तो बिना देर किए इन प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाते हैं, प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं, आपके दिलों की धड़कनों को नहीं बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस ब्रेक के बाद की सबसे पहली प्रस्तुति रेशम तलवार जो आ रही हैं अपना वक्तव्य लेकर विषय के पक्ष में। मैं रेशम और मैं यह कहती हूँ कि चीन की साजिश है कोरोना वायरस और मुझे इसे साबित करने में कुछ ही समय लगेगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और आर्थिक युद्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और आर्थिक युद्ध जारी है और चीन अपने आप को व्यापारिक महाशक्ति के रूप में भी देखता है और वह ये भी सोचता है कि वह पूरी दुनिया पर हुकूमत करे, जैसे वो अपने नागरिकों पर अमानवीय तरीके से हुकूमत करता है। तो यदि उसे यह करना है तो उसे अमेरिका को अपने रास्ते से हटाना होगा। जी हाँ, चीन ने यह प्रस्ताव रखा था कि अब वह डॉलर में नहीं पर अपनी ही मुद्रा में व्यापार करना चाहेगा, पर अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो अब अमेरिका का हशर कोरोना वायरस के कारण जो है वो आप साफ देख सकते हैं। यदि चीन को महाशक्ति बनना है तो उसे सबसे पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपने रास्ते से हटाना होगा। जैविक हथियारों का निर्माण, विश्व अंतर्राष्ट्रीय कानून में यह प्रतिबंधित है कि कोई भी देश किसी भी प्रकार के जैविक हथियार का निर्माण करे। ये जैविक हथियार शारीरिक आघात तो नहीं पहुंचाते पर मानसिक तथा बीमारियों के रूप में पूरी मनुष्य जाति को नेस्तनाबूद करने का दम रखते हैं। जी हाँ, और जैविक हथियारों द्वारा ही चीन ने पूरी दुनिया को इस महामारी के चंगुल में फंसा छोड़ा है। आप खुद ही सोचिए कि चीन आज से तो चमगादड़ का सूप नहीं पी रहा था ना, उनकी तो संस्कृति ही ऐसी है, तो ये पहले क्यों नहीं फैला? और चीन के एक दो शहरों को छोड़कर ये पूरे चीन में क्यों नहीं फैला? पर इसका सबसे ज़्यादा असर यूरोप के देशों और अमेरिका पर हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि यह चीन की ही साजिश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा चीन की मिलीभगत। आजकल विश्व इस बहस में उलझा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन का क्या इस सबसे ताल्लुक है? जी हाँ, है, 100% है। नवंबर दिसंबर में चीन के कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा एक लेख प्रकाशित किया गया जिसके अंदर एक अलग प्रकार के निमोनिया का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि यह निमोनिया ऐसा है जो साधारण दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा। उनका कहना था कि यह कोई अलग तरह का वायरस है। चीन के सोशल मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया और चीनी सरकार ने उन पर यह दबाव डाला कि वह अपने लेख को हटा लें। लेख तो हटा पर उसके साथ साथ वह विशेषज्ञ भी कहाँ गायब कर दिए गए, किसी को भी कुछ पता नहीं चला। साथ ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जनवरी को यह ट्वीट किया कि कोरोना वायरस मनुष्य से मनुष्यों में नहीं फैलता, लेकिन दिसंबर में ही ताइवान के कुछ विशेषज्ञों ने यह पता लगाकर बता दिया था कि यह वायरस ऐसा है कि यह मनुष्य से मनुष्यों में फैलता है। पर विश्व स्वास्थ्य संगठन तो चीन की सराहना करता थकता ही नहीं है और उसने इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। साथ ही में चीन ने उसे यह प्रस्ताव भी दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग स्थापित होने पर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई नए कार्यालय खोलेंगे जिससे रोज़गार बढ़ेगा और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। तो यह सीधा सीधा कहा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ढील एक सोची समझी साजिश के तहत थी।
कोरोना वायरस को अमानवीय तरीके से दबाए रखना। जी हाँ, चीन में यदि आप कोरोना वायरस के विषय में बातचीत करते हुए पकड़े गए तो आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चीन में से ऐसी भी खबरें आई हैं कि जिन जिन लोगों को कोरोना वायरस था या जिन्होंने शुरू के दिनों में इसकी शिकायत की, या तो उन्हें मार डाला गया या उन्हें गायब कर दिया गया। चीन के अनुसार केवल 2-3 हज़ार लोगों को कोरोना वायरस है, लेकिन वहाँ की एक कंपनी, उन्हीं की मोबाइल कंपनी के अनुसार 80 लाख से ज़्यादा लोगों के मोबाइल बंद कर दिए गए हैं और उन लोगों का कुछ पता नहीं, क्योंकि चीन में मोबाइल रखना अनिवार्य है ताकि चीन अपने हर नागरिक का पीछा कर सके और उसकी हर हरकत का पता लगा सके। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह सोची समझी चीनी साजिश है। वो कहते हैं ना कि दर्द तुमने दिया है तो दवा भी तुम ही दे दो। मेरा मानना तो ये है कि यदि यह वायरस चीन से आया है तो इसका एंटीडोट भी चीन से ही आएगा, जिससे चीन अपना ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कर सके और पूरी दुनिया इस पर निर्भर हो सके। शुक्रिया। रेशम, उत्तम प्रस्तुति आपने दी है, और लेकिन आपकी प्रस्तुति से मैं ये अवश्य कह सकता हूं कि आपको अपनी प्रस्तुति देते हुए सोचना बहुत पड़ा है। मुझे भी बहुत सोचना पड़ता था। निर्णायक मंडल की ओर बढ़ता हूं। दानिश जी। रेशम, बिगनिंग बहुत अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे जाके मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये और मजेदार होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली स्लो होता गया। कंटेंट की आपके पास कोई कमी नहीं थी। कुछ बातें मुझे जो लगी, एक तो ये लगी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद आपने एडिटिंग की है। जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था। अब वो आपने पोज प्ले किया है या एडिटिंग की है, इसके कारण जो आपकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो खराब हुई है। दूसरी बात, आपने बोला कि जो बायो वेपन है वो शारीरिक आघात नहीं पहुंचाते। मुझे ऐसा नहीं लगता। बायो वेपन शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। फ्लो में भी आपका नहीं रहा, वो उसी के कारण से नहीं रहा कि आप पोज प्ले करती रही हैं या एडिटिंग करती रही हैं। जो एक फ्लो होना चाहिए था वो नहीं रहा आपका। हाउएवर, प्रयास एक अच्छा था। रेशम, डिबेट में ना हमें फ्लो में बोलना होता है, और आपका ऐसा लग रहा था आप जैसे हम ऐसे की हेडिंग बना बना के करते थे ना, आपने हेडिंग बना बना के अपने पॉइंट दिए हैं। तो इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्टरी साबित करता हुआ मैं आपको मार्जिनली कंसीडर कर रहा हूँ। मार्जिनली कंसीडर किया जा रहा है। वर्मा साहब। पुनीत, रेशम का वक्तव्य सुन के मुझे शुरू में तो ये लगा कि जैसा नाम वैसा काम। एक तो तलवार की तरह धारदार वक्तव्य चल रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे चीन से लाए जाते हुए रेशम हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते घिस गया हो, उसी तरह इनका जो वक्तव्य था, जैसे जैसे वो अपने अंत की तरफ जा रहा था घिसता जा रहा था। मतलब तारतम्यता कम होती जा रही थी और वक्तव्य का जोश खत्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन में कई दिनों से भूख लगी, खाना पीना ना मिला हो। लेकिन ठीक है, डिबेटिंग एटिकेट्स मुझे नजर आए, प्रस्तुति का तरीका मुझे अच्छा लगा, और हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, लिहाजा मैं इन्हें कंसिडर कर रहा हूँ। राणा साहब। पुनीत, रेशम का मैंने वक्तव्य सुना, और जैसे मेरे निर्णायक साथी कह चुके हैं कि शुरू में इन्होंने बहुत फ्लुएंटली बोला है, बहुत ही धारदार ढंग से अपनी शुरुआत की है, और लेकिन धीरे धीरे आते हुए ये मंद पड़ गई हैं और शिथिल पड़ गई हैं। इसका कारण दानिश की बातें हो सकती हैं सच हो, रिकॉर्डिंग प्ले पॉज जो भी था, और इन्होंने बाद में इनको बहुत सोचना पड़ा है बोलने के लिए। लेकिन जो हेडिंग की बात दानिश ने की थी कि तथ्यों को इन्होंने बांट दिया है इकाइयों में, इसको मैं एक पॉजिटिव साइन मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा ये तरीका, और ये बहुत तथ्यों की इनके पास कमी नहीं थी, बोली बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, शुरुआत में आप कैसे एड्रेस करते हैं
निर्णायकों को भाई हम लोगों को भी एड्रेस कर लिया करो कभी कभी। तो मुझे लगता है एड्रेस करने में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो इनके साथ भी थी कि आप जब अपना वक्तव्य शुरू कर रहे हैं उसको मुझे लगता है प्रभावी बनाना चाहिए हमेशा। खैर मैं आपको कंसिडर कर रहा हूं आपके तथ्यों के प्रभावी चिन्हीकरण के लिए और आपके बहुत अच्छे वक्तव्य के लिए। थोड़ा और मेहनत कीजिए और थोड़ा फ्लुएंटली बोलिए, रुकिए मत बीच बीच में। मुझे एक चीज लगती है जो ड्रेस वाली प्रॉब्लम काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स में रही है, वो शायद एक ये कारण था कि वो पहली बार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर रेडियो में अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, तो वो बहुत कंफ्यूज थे कि हम जनता को संबोधित करें, निर्णायक मंडल को संबोधित करें, लिसनर्स को करें, एंकर को करें। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर गया सभी को, लेकिन शायद उसने सबको कंफ्यूज किया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब हम दोबारा प्रोग्राम करवाएंगे डिबेट कंपटीशन, तो उसमें इस चीज़ का सभी ध्यान रखेंगे। दानिश, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति आपने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वैसे तो डिबेट्स और पार्लियामेंट्री डिबेट इनके अलग अलग तरीके होते हैं, अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। लेकिन आदर्श स्थिति ये है कि जब आप रेडियो उड़ान पर हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको निर्णायकों को संबोधित करना चाहिए। ये एक प्रभावी तरीका होगा आपके शुरुआत करने का। बाकी मेरा मानना है, आपकी अपनी राय हो सकती है सबकी। और बहुत से प्रतिभागियों ने ऐसा किया भी है और आने वाले समय में जैसा कि दानिश जी ने खुद ही कहा है, इसमें और अधिक इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिलेगी। चलिए बिना देर किए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि काफी समय बीत जाता है और रेशम के प्रतिपक्षी साथी विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं। जुहेब खान। कोरोना चाइना की साजिश नहीं है विषय पर मैं जुहेब अपनी राय रख रहा हूं। आप सभी को पता है चाइना एक विकसित देश है और शक्तिशाली भी। इसके बाद भी एक देश एक वायरस की वजह से काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा था और कर रहा है। 23 जनवरी से 7 अप्रैल तक का इतना लंबा लॉकडाउन वुहान शहर में लगा और हम मात्र 1 महीने के लॉकडाउन में रो रहे हैं और बड़ी आसानी से चाइना को इस बीमारी फैलाने का साजिश करता या फिर इस कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। मेरी राय में ये बहुत घटिया और ओछी हरकत है। डॉक्टर ली, जिन्होंने कोरोना वायरस की पहचान की और इस बारे में चाइना में अलग अलग माध्यमों से बातचीत शुरू की, इसके बाद ये सत्य है कि चाइना ने इनको वार्निंग दी थी कि पैनिक ना फैलाएं, किंतु कुछ दिन पहले इस देश की मीडिया ने डॉक्टर ली की मौत को चाइना की साजिश बता दिया। बल्कि ये जग जाहिर है कि डॉक्टर ली की मौत स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के कारण हुई थी। यह आरोप ये बताता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं और एक देश पर पूरा का पूरा लांछन थोप दे रहे हैं। चाइना कितनी तेजी से हॉस्पिटल बना रहा था और कितनी तत्परता से इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा था, ये हम सब ने देखा है। अगर हम तुलना करें तो कोरिया, जर्मनी और इंग्लैंड भी पूरी तत्परता से इस जंग के खिलाफ लड़ रहे हैं और काफी कम मात्रा में नुकसान हुआ है। उधर अमेरिका, यहां पर काफी नुकसान हुआ है। अगर हम एक पल को कह भी दें कि ये चाइना की साजिश है, तो हमारे देश पर इसका इतना कम असर क्यों हुआ? बल्कि हमारा देश तो चाइना का पड़ोसी है। यह सवाल इस बात की पुष्टि करता है कि चाइना का इस वायरस को लेकर कोई भी गलत रवैया नहीं था। जो देश स्वयं पीड़ित है, उस देश पर आरोप लगाना काफी ओछी और शर्मनाक बात है।
मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि चाइना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन चाइना की सरकार और जनता के साथ के कारण वुहान शहर के अलावा दूसरे अन्य शहरों में बिल्कुल कम नुकसान हुआ। ये इस बात की गवाही देता है कि वहाँ कितनी तेज़ी से और कितनी तत्परता से काम किया गया, लॉकडाउन का पालन किया गया। वहाँ पर तानाशाही है, इस कारण आवाज़ उठाना कई बार भारी पड़ता है, किंतु लोकतांत्रिक देशों में आज क्या हाल है इस कोरोना के कारण आप देख रहे हैं। हमारे देश में 12 अप्रैल पंजाब में एक सिख गुट ने पुलिस की बात ना मानकर उन पर ही हमला कर दिया। इसके अलावा मरकज में हुए कांड, इसके अलावा देवबंद, बंगाल, यूपी के सिद्धार्थनगर, इन जैसे शहरों एवं जिलों में पुलिस का साथ ना देना कोरोना को और बढ़ाता है। तो अच्छी बात यह होगी कि हम खुद पर ध्यान दें और मिलकर इस वायरस से लड़ें, ना कि किसी देश पर आरोप लगाकर, क्योंकि जिस देश से निकला था उस देश ने पूरी मेहनत और पूरे प्रयास से इस पर काबू पा लिया है और वह इससे जल्दी ही उभर जाएगा। धन्यवाद। जुहेब साहब, अच्छा प्रयास आपका। निर्णायक मंडल की ओर बढ़ता हूं जल्दी सबसे पहले इस बार वर्मा साहब। पुनीत, मुझे लगा जुहेब की जो प्रस्तुति है बहुत सुस्त है और प्रयास की जरूरत है। प्रयास करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कंसिडर कर पाऊंगा। धन्यवाद। राणा साहब। पुनीत, मुझे प्रस्तुति में जैसे वर्मा सर ने कहा बहुत सोच के बोल रहे हैं, लेकिन हालांकि फैक्ट्स इनके पास हैं, कुछ जगह बहुत अच्छा भी बोले हैं, लेकिन फिर वही बात इन्होंने चीन के संबंध में हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन ये यहाँ भारत की जो घटनाएं हो रही हैं लॉकडाउन के संबंध में उनको भी लाए हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो देश के अंदर की घटनाएं हैं जब वो बेहद ज़रूरी हो जाए कहनी, तभी कहा जाना चाहिए उनको। वैसे उनकी कोई इम्पोर्टेंस इस विषय में है नहीं, मुझे लगता है। और काफ़ी धीरे धीरे स्लो सोच के बोल रहे हैं। मुझे लगता है मैं वर्मा सर से सहमत हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा जुहेब, आगे के लिए प्रयास करते रहें। दानिश जी। जोहेब, मैंने तुम्हारी बहुत सारी डिबेट सुनी है एंड यू आर ए वेरी गुड डिबेटर। व्हाट हैपेंड दिस टाइम? आई थिंक यू डिड नॉट हेयर योर रिकॉर्डिंग। जो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सभी को एक बार अपनी रिकॉर्डिंग खुद तो सुनो यार। आपने इंटरनेशनल इशू को डोमेस्टिक कर दिया पूरे तरीके से। हालांकि लैंग्वेज पे आपकी जबरदस्त कमांड है, लेकिन इतना स्लो, बहुत बोर कर दिया आपने। तो इट कुड हैव बीन अ वेरी entertaining performance, but you have made it quite boring performance. So I think you must take note of your performance, and next time whenever you would come up with the great passion, dedication and info. Thank you. चलिए जोहेब, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है और अगली बार भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। हमारी शुभ इच्छाएं आपके साथ हैं और बिना देर किए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दो दलों की प्रस्तुतियां अभी बाकी हैं। अगले दल की प्रस्तुति के साथ आ रही हैं सबसे पहले पूनम। नमस्कार, मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, वहाँ से मैं बीए सेकेंड ईयर कर रही हूँ और मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस चीन देश की साजिश, इस विषय में मैं अपना पक्ष रखते हुए यह कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस छुआछूत द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो आज विश्व के सभी देशों में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। यह बीमारी अपने साथ भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को अपने साथ ले लिया है। यह बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है और भयानक बीमारी है। इस
कोरोना वायरस के फैलने के पीछे चीन की एक सोची समझी साजिश है। यह वायरस चीन के वुहान से निकलकर आज विश्व के सभी देशों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए सभी देश एवं राज्य के छोटे से छोटे व्यक्ति एवं बड़े से बड़े व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी इस बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बीमारी का ना तो कोई इलाज मिल पाया है और ना ही कोई उपचार। इस बीमारी के पीछे फैलने के पीछे चीन की एक सोची समझी साजिश है। जब पहली बार चीन ने दिसंबर 2019 को पहला मामला देखने को मिला, तब चीन ने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया और जब दूसरी बार चीन को इस बीमारी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो गई, तब चीन ने न तो आयात निर्यात को रोका और न ही अपने देश एवं बाहर के देश से आने वाले एवं जाने वाले लोगों पर रोक लगाई। साथ में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बीमारी को संक्रामक बीमारी एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग नहीं बताया। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं चीन को इस बीमारी के बारे में पता चल गया था, तब भी इन दोनों ने न तो इस बीमारी को महामारी घोषित किया और न ही लॉकडाउन जैसी व्यवस्था की। जब यह बीमारी विश्व के सभी देशों में फैल चुकी थी, तब चीन ने इस बीमारी के बारे में विश्व के पूरे देश को बताया। तब तक यह बीमारी पूर्ण रूप से सभी देशों में फैल चुकी थी और चीन से लगभग 50 लाख लोग जा चुके थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इटली है। इटली में ज़्यादातर मौतें देखने को मिली हैं एवं सबसे ज़्यादा मामले इटली में ही देखने को मिले हैं। जब जनवरी में नया साल मनाने के लिए चीनवासी इटली पहुंचे, तब इटली वासियों ने एक समारोह आयोजन किया, जिसमें इटली वासी ने चीन वासियों को गले लगाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। चीन को तो पहले से ही इस बीमारी के बारे में पता था। अगर वो चाहता तो इटली वासियों को गले नहीं लगाता, लेकिन वह तो एक साजिश रच रहा था और जिसमें वह सफल रहा, जिसमें चीन की एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें वह सफल रहा। और चीन का सबसे महत्वपूर्ण यह भी था कि वह इस साजिश के पीछे उसका मेन मकसद यह था कि वह अपने देश को एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य का दर्जा प्राप्त करवाना चाहता था और अपनी अर्थव्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ पद के रूप में सर्वश्रेष्ठ उठाना चाहता था, जिसमें वह सफल रहा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहती हूँ कि इस कोरोना वायरस की समस्या को दूर करने के लिए हमारे देश एवं विश्व के सभी देशों को इस बीमारी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद। तो पूनम, बिना विलंब किए निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर जाऊंगा। सबसे पहले दानिश जी। पुनीत जी, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, चाहे वो कंटेंट हो, प्रेजेंटेशन हो, लैंग्वेज हो, हर एरिया में इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इस बार के लिए माफी, मेहनत कीजिए। वर्मा साहब। पुनीत, सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत की, इन्होंने बताया कि मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से हूँ, और दूसरी चीज इन्होंने बताई कि मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे आइए और दो बातें बोल करके अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं श्रोताओं, मैं पूनम, विषय के पक्ष या विपक्ष में, यहाँ से आप वक्तव्य को शुरू कीजिए और वक्तव्य में कुछ तर्क रखिए, कुछ तथ्य रखिए, कुछ सवाल पूछिए, कुछ सवालों के जवाब दीजिए जो विपक्षी ने आपके उठाए हैं। अगर कोई कहता है कि ये चाइनीज कॉन्स्पिरेसी है, तो आप उसको बताइए कि नहीं, ये चीनी षड्यंत्र नहीं है और कैसे नहीं है। और ये भी बताइए कि मेरे विपक्षी मित्र ने कहा कि ये चाइनी षड्यंत्र नहीं है, तो फिर और क्या है। आप सवाल
पूछिए उससे, उसके तर्कों को काटिए, जो सारी चीजें आपने नहीं थी। और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे डिबेटर बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए। इस बार के लिए मैं भी क्षमा चाहता हूं आपसे। राणा साहब, मुझे भी कुछ खास वक्तव्य नहीं लगा और बहुत तैयारी की आवश्यकता है इनको। मुझे लगा थोड़ा रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत है शायद, तो मैं भी इनको आगे के लिए कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। चलिए पूनम, अगली बार के लिए आप भी मेहनत करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपके साथी को बुलाते हैं, अपनी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं बीना। नमस्कार, मेरा नाम रीमा कुमारी है। मैं DAV इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस चीन देश की साजिश, ये हमारे चीन देश की साजिश ही मैं विपक्ष में मत रखते हुए यह कहना चाहती हूँ कि कोरोना हमारे देश ने नहीं फैलाया। यह हमारी कोई किसी भी प्रकार की साजिश नहीं है। जैसा कि हमारा देश जानता है कि कोरोना वायरस छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाली बीमारी है। इसकी जानकारी हमें पहले नहीं थी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की जानकारी के मुताबिक यह बीमारी छुआछूत तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें दी थी, इसलिए हमने इस बीमारी को किसी भी देश को नहीं बताया तथा इसकी पूर्ण जानकारी हमें नहीं थी। इतना ही नहीं, इस बीमारी के कारण हमारे देश को भी भारी संकट झेलना पड़ा है। अगर यह बीमारी हमारी साजिश कैसे हो सकती है? यह हमारी साजिश नहीं है। हम अपने देश का बुरा एवं नुकसान क्यों चाहेंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्यों गिराना चाहेंगे? हमारे देश के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है तथा हम अपने देशवासियों के मौत को संकट में क्यों डालना चाहेंगे? इससे हमारी अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हुआ ही है तथा हमारे देश की जनसंख्या पर भी असर पड़ा है। और रही बात अमेरिका से आयात निर्यात की, तो हमारा आयात निर्यात अन्य देशों से होता रहता है। इससे हमारे आयात निर्यात को भी नुकसान हुआ है। वायरस हम क्यों फैलाएंगे? इससे हमारे देश को भी तो नुकसान होगा तथा हम कोरोना वायरस के ही द्वारा ही क्यों दूसरे देशों में फैलाना चाहेंगे? इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारा भी तो नुकसान है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे हज़ारों लोग, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हम अपने आयात निर्यात का नुकसान क्यों करना चाहेंगे तथा हम अपने अर्थव्यवस्था को ऊंचा करने में इसमें हमारे क्या लाभ है? हम कैसे ऊंचा करेंगे? इसमें हमारी कोई भी सोची समझी साजिश नहीं है। इससे मेरे देश का भी तो नुकसान है। इससे हमारे आयात निर्यात पर भी तो बुरा असर होगा। यह बीमारी किसी भी प्रकार की सोची समझी साजिश नहीं है। हमारा देश नहीं की है साजिश। और हमारे देश चीन ऐसा क्यों करना चाहेगा? इससे हमारे देश को कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमारे देश में भी तो हज़ारों लोगों की मौत हुई है। इससे हमें भी तो बहुत नुकसान हुआ है और हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे? कोरोना वायरस तो बहुत ही बड़ी भयानक बीमारी है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे लोगों की मौत हुई, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा और हमारे आयात निर्यात पर भी असर पड़ रहा है। तो हमारी ये किसी भी प्रकार से साजिश नहीं है। इससे हमारा ही नुकसान है और हमारी अर्थव्यवस्थाएं और हर चीज़ दूसरे देशों में बुरी होती चली जा रही है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहती हूँ कि यह हमारी साजिश नहीं है और इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे देश ने नहीं फैलाई है। धन्यवाद। बीना जी, आपके प्रयास को भी नमन करते हुए निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले राणा साहब। मैं वीना जी की प्रस्तुति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं माफी चाहूंगा, सिवाय एक बात के इन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो जब ये चीन के बचाव में बोल रही हैं कि साजिश नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को चीन का नागरिक प्रतिस्थापित कर दिया है एक तरह से। अगर देखा जाए, आप उनके वक्तव्य को देखें, वो कह रही हैं कि हमारी कोई साजिश नहीं है और हमारे देश का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर ये अपने
प्रेजेंटेशन को बहुत प्रभावी बनाती और अच्छे तर्कों के साथ बात करती, तो मुझे लगता इस अभिनव प्रयोग को कहीं ना कहीं मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देके इन्हें आगे करता, लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे इनके डिबेट में इनके वक्तव्य में कुछ अच्छा लगा नहीं है। माफी चाहूंगा मैं। वर्मा साहब। पुनीत, मुझे लगा कि पूनम जी और वीना जी ने दोनों ने शायद साथ साथ तैयारी की है और दोनों की गलतियां लगभग वही हैं और दोनों को ही सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं भी इनसे क्षमा चाहता हूं इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब भी आएंगे तो अच्छी तैयारी और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आएंगी। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए। दानिश जी। माफी चाहता हूं जी। चलिए बीना जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बार आप भी तैयारी करके आएं और हमारा विश्वास है कि आप ऐसा अवश्य करेंगी। प्रतियोगिता के इस कड़ी के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। विषय के पक्ष में अपने विचार रखने आ रहे हैं राकेश कुमार प्रजापति। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार प्रजापति है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA 3rd ईयर में पढ़ाई करता हूं और मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हम सभी के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और रेडियो उड़ान के सभी परिवार को धन्यवाद देता हूं। अब मैं इस प्रतियोगिता के टॉपिक के संदर्भ में विचार रखना चाहूँगा। जैसा कि इस प्रतियोगिता का नियम है कि इसके पक्ष और विपक्ष में ही विचार रखना है। मैं इस टॉपिक के पक्ष में विचार रखना चाहूँगा और मेरा पार्टनर विपक्ष में विचार रख चुका है। मैं कोरोना वायरस चीन देश की साजिश है यह मानता हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस चीन देश से ही शुरू हुई और चीन देशों के द्वारा किसी को जानकारी नहीं दी गई। चीन देश के लोगों ने इस वायरस को दुनिया से छुपाया और इतना भयावह स्थिति बनाया। इस वायरस से दुनिया भर में खतरा फैल चुका है। यह वायरस दुनिया के 175 से ऊपर देशों को चपेट में ले लिया है और इस वायरस से बहुत सारी मौतें हुई हैं और कई सारे लोग संक्रमित हुए हैं। करीब 1-2 लाख लोग इस वायरस से मर चुके हैं और इनसे ज़्यादा ही संक्रमित हुए हैं। इस वायरस से बड़ा ही खतरा फैला है और हम सभी को इस वायरस से बचाव के लिए इंसान से ही इंसान को दूरी बनाना पड़ रहा है। और यह वायरस चीन में जब प्रवेश किया, ऐसा माना जाता है कि यह वायरस 2 अक्टूबर सन 2019 में ही प्रवेश किया गया, किंतु चीन देश के लोगों ने 3 महीने से इस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन से छुपाया। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह जानकारी हुई तो WHO की टीम ने भी इस वायरस को इतना खतरनाक नहीं समझा और जानकारी देने में समय लगा। किंतु यह साजिश तो चीन देशों के द्वारा ही रची गई। चीन देशों के द्वारा यदि इस वायरस के संदर्भ में साजिश न रची गई होती तो हमें पहले ही यह जानकारी मिल जाती और इस खतरे से हम बच पाते। यह वायरस बड़ा ही भयावह है और इसी वजह से चीन और अमेरिका में तनाव की स्थिति बन चुकी है। अमेरिका मानता है कि चीन ने इस वायरस का शुभारंभ किया और यह वायरस चीन से ही उत्पन्न हुआ है और चीन मानता है कि अमेरिका से ही यह वायरस
अमेरिका के सैनिक ही चीन के हुआन में आकर यह वायरस उत्पन्न किए, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका के सैनिक ने ही इस वायरस का शुभारंभ किया और यह वायरस चीन से ही आरंभ हुआ है। इसलिए हम चीन देश की साजिश मानते हैं इस वायरस को। धन्यवाद। अच्छा प्रयास राकेश जी, बिना देर किए निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर जाऊंगा क्योंकि आपकी अंतिम प्रस्तुति है और आपके दिलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी। सबसे पहले दानिश जी। प्रजापति जी, बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, बिगनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लिया जो हम पूनम जी के विषय में वर्मा जी बता चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत पुअर थी, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इस बार के लिए माफ़ी, अगली बार के लिए शुभकामनाएं। राणा साहब। पुनीत, दानिश से सहमत हूँ। इनके वक्तव्यों में कंटेंट की बहुत कमी है, इनको तैयारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन्होंने अगर आपने, वैसे ऐसा नहीं है, जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो अंबेडकर जी की जयंती थी, उस समय आपने शुभकामनाएं भी दी हैं, पर मुझे लगता है कि उस जगह आप बहुत सारे अपने तथ्य यहाँ प्रस्तुत कर सकते थे। समय बहुत कीमती है, केवल हमारे पास 4 से 5 मिनट हैं, उसके बीच में हमें अपने वक्तव्य रख देने होते हैं। तो ठीक है, पर मैं भी माफ़ी चाहूँगा इस बार के लिए। तो आगे के लिए तैयारी करें आप। वर्मा साहब। पुनीत, मैं एक चीज बताना चाहूंगा इनको कि जब हम वाद विवाद प्रतियोगिता में होते हैं तो हम ना तो किसी को शुभकामना देते हैं ना कुछ, हम सीधा विषय से जुड़ी हुई बात करते हैं। शुभकामना व्यक्तिगत विषय है और वाद विवाद जो है वो व्यापक विषय है। बाकी कंटेंट और कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं, इसीलिए मैं भी इनसे क्षमा चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आगे जब भी आप आएं अच्छी तैयारी करके आएं, तर्कों और तथ्यों के साथ आएं और अच्छी प्रस्तुति के साथ आएं। धन्यवाद। वाद विवाद एक व्यापक विषय है और वाद विवाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा ही निर्दयी विषय है, क्योंकि इसमें हमें बड़े ही तन्मयता के साथ अपना वक्तव्य रखना होता है। अगले प्रतिभागी आपके साथी विषय के विपक्ष में वकील भारती। रेडियो उड़ान के लिए मैं वकील भारती बोल रहा हूँ। जिला मऊ, प्रांत उत्तर प्रदेश। और मैं सबसे पहले रेडियो उड़ान के तमाम सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। और आज 14 अप्रैल का दिन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको बधाई, आप सबको उनके बधाइयाँ देता हूँ। और रेडियो उड़ान द्वारा दिया गया विषय चीन कोरोना वायरस का जो विषय की चीन की यह साजिश है, तो मैं इस विपक्ष में बोलना चाहता हूँ, अपना विचार रखना चाहता हूँ। और राकेश प्रजापति हमारे पक्ष में हैं, वो पार्टनर मेरे हैं इस कोरोना वायरस के, कि चीन की साजिश है या नहीं। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस चीन का साजिश नहीं है, क्योंकि तमाम अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप लोग चीन के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक किसी भी देश के पास नहीं पहुंचा है। तो इसलिए हम चीन को संदेह के आधार पर साजिश करने वाला देश घोषित नहीं कर सकते हैं। चीन एक शिक्षित और सभ्य देश है,
सामाजिकता का देश, सामाजिक देश है और इसलिए वह मानवों का संहार नहीं कर सकता। तो चीन एक ऐसा देश है जो सभी लोग कह रहे हैं कि वो साजिश कोरोना वायरस का किया है। तो सारी बातों का निचोड़ यही है कि जिस भी प्रकार की, चाहे वो कह रहे हैं लोग कि लैब में अपना निर्माण कार्य किया और वो झूठा वो कर रहा है, उसके यहाँ लोग इतने लोग ऐसे हुए। तो जब तक कि जांच अच्छी तरह न हो जाती, उसको हम नहीं कह सकते हैं कि चीन ने ऐसा किया है। धन्यवाद। भारती साहब, आपके प्रयास की सराहना करते हुए बहुत तेजी से निर्णायक मंडल के सदस्यों की ओर जाता हूं। वर्मा साहब। वकील साहब, प्रयास आपने अच्छा किया अपनी ओर से, और अपनी ओर से हर व्यक्ति अच्छा प्रयास करता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको पुनः प्रयास की आवश्यकता है और अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप अगली बार जरूर आएंगे और अच्छे प्रयास के साथ आएंगे। अगली बार आप अपना कोई ना कोई मुकाम बनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और इस बार के लिए क्षमा। दानिश जी। प्रजापति साहब और आप दोनों ने, भारती जी, रेडियो के बारे में जो बातें कही उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपको डिबेट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वही बात है राणा साहब वाली की, आप लोगों ने बिगिनिंग में टाइम बहुत वेस्ट किया, उसको आप यूटिलाइज कर सकते थे। तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ में, हर एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ, मेहनत के साथ आएँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। राणा साहब। पुनीत वकील साहब के विषय में मेरा अब निर्णायक साथी मेरे कह चुके हैं, ज़्यादा कहना बनता नहीं है। लेकिन हमारे आज के कार्यक्रम की लास्ट प्रस्तुति थी, मुझे लग रहा था काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। भारी मन से मुझे भी इनसे वही बातें कहनी पड़ रही हैं जो हमारे साथी निर्णायक कह चुके हैं। वकील साहब, माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो वकील साहब, हमें विश्वास है कि अगली बार आप मिली हुई इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा अवश्य उठाएंगे, मेहनत करेंगे और नए आत्मविश्वास के साथ आगे आएंगे। और इसी के साथ आज की इस प्रतियोगिता की यह कड़ी यहीं पर संपन्न होती है। चलते चलते मैं आपसे इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए, मेहनत कीजिए, आत्मविश्वास के साथ आइए, और यदि आप सीखना चाहें तो अपने गुरुजन से, बड़ों से मार्गदर्शन, गाइडेंस प्राप्त करते रहिए। इसी विश्वास और कामना के साथ यह प्रतियोगिता आज की कड़ी यहीं पर संपन्न करने की मुझे अपने निर्णायक मंडल के सदस्यों, रेडियो उड़ान टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।